हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज। सो ये लेक्चर 6 है। इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो लेक्चर है, लेक्चर 6 हमारा, ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स होगा और एक तरह से आपको समझना है कि पूरे इंटरनेशनल लॉ को समझने के लिए इस वीडियो को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि क्यों हमको फर्स्ट ऑफ ऑल कि सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। सो व्हाई वी नीड टू नो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सेकंड है आपका कि जो आर्टिकल 38 क्लॉज 1 है स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वहाँ पे लिस्टमेंट दिया हुआ है कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ होंगे, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि यही सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज हैं कि इसके अलावा भी और हो सकते हैं। सो ये क्या जो प्रोवाइडेड है आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में, वो क्या एक्सक्लूसिव है किसी इलस्ट्रेटिव है, ठीक है, और भी इंक्लूड हो सकता है, तो ये भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है आपका कि जो भी ऑर्डर दिया हुआ है, चाहे वो आर्टिकल 38 क्लॉज 1 हो या अदरवाइज भी हो, ठीक है, कह लीजिए जो इंटरनेशनल लॉ के जो एमिनेंट ऑथर्स हैं उनके हिसाब से भी, ठीक है, जो भी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, भले वो ट्रीटीज हो या कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ हो या जनरल प्रिंसिपल ऑफ सिविलाइज नेशन हो, ठीक है। तो ये क्या एक कोई ऑर्डर मेंटेन करना है कि हमको ट्रीटी सबसे पहले फॉलो करना है या इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ को ही पहले फॉलो करना है, या ये एक दूसरे से ओवर रूल होते हैं, या दोनों मैटर पे सेम सोर्सेस है लेकिन नन ऑफ देम विल ओवरराइड ईच अदर, ठीक है। तो ये सब भी समझना हमको बहुत ज़रूरी है। फोर्थ है हमारा जो आप इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव होगा, वो होगा कुछ डिस्टिंक्शन जो राइटर्स ने समझाते हुए बताया है, वो है फॉर्मल सोर्सेज और मटेरियल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एंड सेकंड है प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एंड फाइनली इस लेक्चर में हम लोग ट्रीटीज भी कवर करेंगे, लेकिन विद पर्सपेक्टिव टू सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हम लोग एक तरह से टच करेंगे सब्जेक्ट को, ट्रीटी से रिलेटेड मैटर को, लेकिन जो कि सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड होगा, ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग ये आपके लिए अनाउंसमेंट है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करें। इस चैनल पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल जाएगी, साथ ही में मेरे लेक्चर से रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स हैं वो भी अवेलेबल यहीं पे ही है। उसके अलावा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी मेरे लेक्चर से रिलेटेड डिफिकल्टीज हो रही हैं या अदर गाइडेंस की अगर आपको ज़रूरत है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर 6, जो कि इंट्रोडक्शन टू पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि हमको सोर्सेस पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, तो मेरा क्वेश्चन जो था वो था बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ से। देखिए क्या है कि जो सोर्सेज हैं, हमको ये नहीं पता कि हम उनको कहाँ पे ढूंढें, वेयर टू लोकेट सच सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो हमारा अभी स्टार्टिंग का जो टॉपिक है वो इससे रिलेट करता है, वेयर टू फाइंड इंटरनेशनल लॉ ऑन एनी मैटर। आप सब जानते हैं कि अगर म्युनिसिपल लीगल स्ट्रक्चर को हम उठाते हैं, तो मान लीजिए जैसे इंडिया है, अगर हमको कोई भी मैटर या मुद्दा है, उससे रिलेटेड कोई प्रोविजंस देखने लॉ में क्या है प्रोवाइडेड, तो हम क्या करेंगे, एक लॉ बुक शॉप पे जाएंगे, वहां से बेरेट खरीदेंगे उससे रिलेटेड जो भी मैटर है, और हम उसके प्रोविजंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। उससे हमको क्या मिलेगा कि उस लॉ से रिलेटेड राइट्स क्या हैं, राइट से रिलेटेड ड्यूटीज क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या है, कोई अगर प्रिविलेज है जहाँ पे वो राइट काम नहीं कर सकती है, या व्हाट कॉन्स्टिट्यूट क्या ब्रीच है राइट का, क्या वो जो एक्ट था या ओमिशन था जो ब्रीच कर दिया है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या जुडिक्शन क्या होगी, कहाँ पे हम सूट फाइल कर सकते हैं, कौन सा कोर्ट है जो जुडिक्शन को कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है। तो ये सारे मैटर्स हम लोग बेयर एक्ट में देके आराम से पा सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें कि वो सोर्सेज हमको कहाँ मिलेंगे, कोई भी अगर मैटर हुआ तो हम कहाँ पे ढूंढेंगे वो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है सिग्निफिकेंस ऑफ सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को समझने का, वो है एनरिका लेक्सी केस, इंडिया वर्सेस इटली। ये केस हाल ही में लास्ट मंथ में ही न्यूज में था, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज सस्पेंडेड द ट्रायल रिलेटेड टू दिस केस। इस केस का जो मुद्दा था वो हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या था इसका इशू का, वेदर इंडिया हैव जुडिक्शन टू ट्रायल बिफोर इट्स म्युनिसिपल कोर्ट एज पर द इंडियन म्युनिसिपल लॉ, ठीक है, ये मैटर था। अब देखिए क्या है, इसका बैकग्राउंड पहले समझ लेते हैं केस का। इस केस में क्या हुआ था कि इटली का एक कमर्शियल
शिप था, वेसल था, जो कि इंडिया के कंटिगुअस जोन से गुजरते हुए जा रहा था। उसको सामने एक इंडिया शिप मिली और वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको लगा ये एक पायरेट की शिप है और उन्हें शूट डाउन कर दिया, जो कि निकले आगे जाके इंडिया के फिशर्समैन। सो केस रजिस्टर हुआ केरला में और हाई कोर्ट ने जुडिक्शन लेते हुए इसमें ट्रायल स्टार्ट कर दिया। उसी के आगे जाते जाते ये सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया। फिर फाइनली इसको चैलेंज किया गया तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑन लॉ ऑफ द सी के पास गया। फिर फाइनली ये केस गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है बेसिकली उसने रूलिंग की कि इंडिया हैव टू स्टॉप द ट्रायल एंड द ट्रायल विल बिगिन इन इटली म्युनिसिपल कोर्ट्स। ओके, लेकिन परमानेंट जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन था उनने एक कंपनसेशन अमाउंट फिक्स कर दिया जो कि अराउंड 10 करोड़ था। 4 करोड़ ईच टू फिशर्स मैन एंड 2 करोड़ टू शिप। ठीक है, जो शिप डैमेज हुआ था उसके लिए भी 2 करोड़ का कंपनसेशन दिया गया था। तो इन टोटल 10 करोड़ का कंपनसेशन दिया गया एंड नाउ द ट्रायल विल बी हेल्ड बिफोर इटली म्युनिसिपल कोर्ट। ठीक है, तो देखिए मैंने इतनी बात बोली। ठीक, अब ये जो मैटर है इसके लिए हमको समझने के लिए लॉ क्या है वो जानना जरूरी होगा। तो वो सोर्स हमको कहाँ मिलेगा इंटरनेशनल लॉ का, तो ये जानना ही एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। ठीक है, तो इसके लिए ही समझना हमको सोर्सेस के बारे में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। इसमें हम पढ़ेंगे बेसलाइन टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, कंटिगुअस जोन क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। फिर हमको जब पढ़ेंगे इस चैप्टर तो इसमें ये जानेंगे कि जो टेरिटोरियल वाटर होता है वो बेसिकली एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी इंडिया होल्ड करता है, या जिसका भी होगा, जिस नेशन का भी, वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी होल्ड करता है। लेकिन जो कंटिगुअस जोन है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन होती है। ठीक है, फिर जो जो पार्टीज होती है एक ट्रीटी के अंदर वो बेसिकली अपने क्लेम्स या डिफेंसेस उसी के अकॉर्डिंगली फ्रेम करते हैं। ठीक है, और क्या जुडिक्शन होगा, कौन सा कोर्ट बेसिक, जैसे कि इसमें इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑन द लॉ ऑफ द सी था उसके पास जुडिक्शन जाता, फिर फाइनली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास गया। तो देखिए इतनी चीज़ें जानना हमको बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सोर्सेस को समझने के लिए ये मुद्दे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमको वो कहाँ लोकेट करना होगा, कहाँ हमको वो मिलेगा। बेसिकली जो ट्रीटीज है या इंटरनेशनल कन्वेंशन इसमें कोई लग रहा होगा। ठीक है, सो इसी पॉइंट पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हाईजैक ऑफ लिथुआनिया एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है। एक ये हाईजैक जो था वो बेलारूस की गवर्नमेंट ने कराया था, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, ये जो एयरक्राफ्ट है उसका नाम रयान एयर था। इसमें एक जर्नलिस्ट ट्रैवल कर रहा था एथन टू लिथुआनिया। एथन ग्रीस की राजधानी है। ठीक है, तो इसको हाईजैक में जबरदस्ती बाय फोर्स एयरक्राफ्ट से अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लैंड करवाया था अपनी बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में। सो इसका पर्पस क्या था हाईजैक का, तो देखिए क्या था कि ये प्रोटेस्ट जो जर्नलिस्ट था ये डिसेंडिंग जर्नलिस्ट था। डिसेंडिंग जर्नलिस्ट वो होता है जो एक पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी को ऑफिशियली क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, सो यहाँ पे मुद्दा क्या हुआ था कि ये ऐसे क्रिटिसाइज करता था कि बेलारूस के जो सिटीजन्स थे वो बेसिकली प्रोवोक हो जाते थे, क्योंकि उनके हिसाब से ये मानना था कि जो इलेक्शन थे वो अनफेयर तरीके से अलेक्जेंडर लुकाशेंको जीतता था। तो जब से समझ लीजिए रशिया यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तब से बेलारूस इंडिपेंडेंट है और तब से वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो अब इस मुद्दे को जब बैकग्राउंड में समझते हैं, फैक्ट जानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके क्या वो होंगे, क्या कहते हैं, सोर्सेस क्या होंगे इंटरनेशनल लॉ के। क्योंकि जब ये एक्ट हुआ था तो कई यूरोपियन कंट्री या यूएस के मैक्सिको हो गई, वो सब क्रिटिसाइज कर रहे थे और ये बोल रहे थे ये स्टेट टेररिज्म है। और ये भी बोला जाता है कि इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच हुआ है। तो कहाँ ये इंटरनेशनल लॉ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा टोक्यो कन्वेंशन ऑन ऑफेंसेस एंड सर्टेन अदर एक्ट कमिटेड ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट 1963 है जैसे। फिर है आपका हेग कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट 1970। देखिए इंटरनेशनल लॉ में जो हाईजैक होता है उसको अनलॉफुल सीजर कहते हैं। ठीक है, ऑफ एयरक्राफ्ट। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ऑफ फॉर सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन 1971। फिर ऐसे ही इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट
टेकिंग ऑफ होस्टेज 1979, इन सबको एक साथ पढ़ते हैं तो ये कुछ सोर्सेज आपको मिलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कन्वेंशन ट्रीटीज से रिलेटेड है। तो इसमें हम कौन कौन से मैटर्स डिटरमाइन कर सकते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट है क्या ये लिथुआनिया का है या किसी जो स्टेट में वो जो एयरक्राफ्ट था वो रजिस्टर्ड था उस पे जाएगा जुरिडिक्शन। ठीक है, तो जुरिडिक्शन डिसाइड करने के लिए कन्वेंशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर क्या इम्यूनिटी या प्रिविलेज अवेलेबल थी जो बेलारूस की गवर्नमेंट ऐसे एक्ट करने के लिए, कि वो क्या जस्टिफाइड थे कि नहीं। ठीक है, फिर जो सीजर है, ठीक है, जो एक्ट ऑफ सीजर है मतलब जो हाईजैक है, वो क्या गवर्नमेंट पे अप्लाई होता है कि सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स पे होता है, जैसे जो टेररिस्ट होते हैं। ठीक है, ये भी एक मैटर आ जाता है आपके सामने। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए सिग्निफिकेंस ऑफ जो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डिपॉजिटरी देखना पड़ेगा, मतलब कि डिपॉजिटरी वो होते हैं जो जिनके पास कस्टडी होती है इस सब इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज का। सो जैसे मान लीजिए एग्जांपल है यूएन क्लॉज का, तो आर्टिकल 319 कहता है कि जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन का वो डिपॉजिटरी होगा यूएन क्लॉज का। ठीक है, वैसे ही जो हेग कन्वेंशन है ऑन द अनलॉफुल सीजर ऑफ एयरक्राफ्ट 1970, इसका जो डिपॉजिटरी होगा वो होगा नॉर्दर्न आयरलैंड, कंट्री है बेसिकली, यूएसए, यूके, रशिया, और भी हो सकती हैं, जो मुझे मिला वो इतने थे। ठीक है, तो ये डिपॉजिटरी है, इनके पास बेसिकली सोर्सेज होंगे, वहां से आपको कह लीजिए इनके पास जो इनके सोर्सेज हैं ऑनलाइन, वहां से आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो ऑफिशियली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुद्दा इंपॉर्टेंट होता है कि लोकेट कैसे करें। ठीक है, सो नाउ हम लोग अब एक डिस्टिंक्शन देख लेते हैं फॉर्मल सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्सेज के बीच में। ठीक है, जो फॉर्मल सोर्सेज हैं उसको क्या कहते हैं, जो भी लीगल प्रोसीजर होता है या कोई लीगल तरीका होता है, मेथड होता है टू क्रिएट रूल ऑफ जनरल एप्लीकेशन। ठीक है, जनरल एप्लीकेशन मतलब यूनिवर्सल लॉ की बात हो रही है, जो कि लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, तो उसी को ही फॉर्मल सोर्सेज कहा जाता है। लेकिन जो मटेरियल सोर्स होता है वो समझ लीजिए एक तरह से जो कंटेंट इटसेल्फ, ठीक है, उसी की बात हो रही है, जैसे आपके डिसीजंस हो गए या रेजोल्यूशंस हो गए या मल्टीलेटरल ट्रीटी इटसेल्फ हो गया, उसी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉ मेकिंग एंड कोडिफाइंग नेचर मिलेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो जो डिसीजंस के थ्रू ही ऑब्वियस है कि इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ भी डिटरमाइन होता है। फिर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज स्टेट भी कोर्ट ही बेसिकली डिटरमाइन करती है। फिर जो डिटरमाइन कर दिया या कोई मुद्दा है उस पर रिलेटेड जो भी जुडिशियल प्रेसिडेंट है वो भी एक तरह से सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ बन जाता है, जो कि हमारे मटेरियल सोर्सेज में फॉल करता है। लेकिन जो कुछ राइटर्स हैं वो बेसिकली इस डिवीजन को नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि उनका मानना है बेसिकली, जैसे मैल्कम शॉ हो गए या ब्राउनली हो गए, उनका मानना है ये जो डिस्टिंक्शन एक मिसलीडिंग है इंटरनेशनल लॉ के कंटेक्स्ट में। अब ऐसा क्यों, जो रीज़न है बेसिकली वो हमने बेसिकली पॉजिटिविस्ट जो अप्रोच थी उसमें पढ़ा था, क्योंकि इस वाले में मुद्दे में भी जो फॉर्मल सोर्स और मटेरियल सोर्सेज हैं वो बेसिकली एक तरह से म्युनिसिपल जो कोर्ट का जो लीगल स्ट्रक्चर है उसी से कंपैरिजन की बात करता है। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है टू इनैक्ट एनी स्टैट्यूट। ठीक, अब वो स्टैट्यूट तो बन गया तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये भी देखा जाएगा कि वो बाइंडिंग है होगा कि नहीं। उसके लिए देखा जाएगा कि वो अल्ट्रा वायस ना हो किसी फंडामेंटल राइट से, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी प्रोविजन से अल्ट्रा वायस ना हो। ठीक, सो ये एक लीगल लॉ बाइंडिंग स्ट्रक्चर है म्युनिसिपल लॉ का। अगर हम यही चीज रेप्लिकेट कर दें इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि ये एक तरह से कह लीजिए क्वालिटीज नहीं मिलती हैं इंटरनेशनल लॉ में। ठीक है, तो जो सोर्सेज होंगे उनका हम बाइंडिंग नेचर नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। सो फॉर्मल सोर्सेज और इंटरनेशनल लॉ में जो फॉर्मल और म्युनिसिपल सोर्सेज हैं ये जैसे मिसलीडिंग है। ठीक है, सो इसकी इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, तो जो मैंने मेलकम शॉ पढ़ा है तो उसमें ये बताया गया है कि जो इक्विवेलेंट फोर्स है वो है प्रिंसिपल ऑफ जनरल कंसेंट ऑफ स्टेट, जो कि क्रिएट करता है रूल ऑफ जनरल एप्लीकेशन, जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है उसको ये क्रिएट करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कंसेंसस ऑफ द स्टेट्स, ये हमारे लिए एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा। लेकिन जो हम मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हैं तो उसमें बेसिकली फॉर्मल सोर्स और मटेरियल सोर्स जो मैंने पहले बताया उसी के हिसाब से, लेकिन मेलकम शॉ थोड़ा सब्जेक्टिव बता रहे हैं तो उसके थ्रू ये
भी मैंने पढ़ा है कि ये एक मिसलीडिंग है, ठीक है। सो अब ये देखते हैं क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर सच कंसेंट ऑफ स्टेट या कंसेंसस ऑफ स्टेट्स कंसर्निंग पर्टिकुलर रूल्स और प्रैक्टिस इज असरटेन, ये कहाँ से हम इसको ढूंढ सकते हैं। तो देखिए जो मटेरियल सोर्स मैंने अभी आपको पहले बताया था वही एविडेंस है, ठीक है, कि कंसेंसस अमंग स्टेट है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर इंटरनेशनल कस्टम है तो वो डिटरमाइन करेंगे कि जो जनरल प्रैक्टिस है एक्सेप्टेड एज लॉ, जिसको हम क्या कहते हैं, ओपिनियन जूरिस, ठीक है। तो ये हमको फैक्टर चाहिए ही चाहिए, और यही हमारे एक तरह से कह लीजिए ओपिनियन जूरिस एक तरह से कह लीजिए कि फॉर्मल सोर्स के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इसी के साथ हमको एटीट्यूड एक पता चलता है स्टेट का टूवर्ड वो पर्टिकुलर रूल या प्रैक्टिस के लिए, जो भी क्वेश्चन में होगा, मुद्दे में होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर यही फॉर्मल सोर्स हैं या इक्विवेलेंट है तो हमने तो मटेरियल सोर्स से बोल दिया कि मिलेगा, तो मटेरियल सोर्स और ये क्या कहते हैं जो प्रिंसिपल है इसके बीच में अंतर क्या है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल्स हैं कंसेंसस ऑफ द स्टेट वो बेसिकली हायर सिग्निफिकेंस रखते हैं मटेरियल सोर्सेस पे। कैसे, देखिए जो ट्रीटी है वो सिर्फ बाइंड करती है उन्हीं स्टेट्स को जो एक्चुअली रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन जो एविडेंस हमको मिलेगा प्रिंसिपल के लिए, ठीक है, वो बेसिकली जब हम देखेंगे आगे जाके ट्रीटी के लिए तो हम ये भी जाने कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्टेट ने रेक्टिफाई नहीं किया है उनके ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप मान लीजिए कि इंटरनेशनल कस्टमरी कोई लॉ है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं ट्रीटी रिकॉग्नाइज कर देता है, तो स्टिल वो ट्रीटी है, भले वो रेक्टिफाई नहीं है, क्योंकि वो इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ है तो वो सभी स्टेट पे अप्लाई होगा इवन इफ इट इज नॉट रेक्टिफाइड, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस बन जाता है, एक हायर पेडेस्ट्रल रखा जाता है, ओके। सो जो लास्ट इंट्रोडक्टरी टॉपिक हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज पे है वो है इनलिस्टमेंट ऑफ सोर्सेज अंडर आर्टिकल 38 क्लॉज 1, ठीक है, जो कि स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है। तो इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, सब टॉपिक है। वो है कि क्या एग्जॉस्टिव इन नेचर है ये जो लिस्ट दी गई है, या इलस्ट्रेटिव है, क्या ऑर्डर होता है, जो भी ऑथोरेटिव ऑर्डर की बात की गई है इसमें वो क्या ऑर्डर फॉलो करते हैं हम लोग, ठीक है। और जो लास्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज, ये 3 टॉपिक हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आर्टिकल 38 क्लॉज 1 आता है, वो उसको पढ़ते हैं। द कोर्ट whose function is to decide in accordance with international law and such disputes as are submitted to it shall apply, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है कि कोर्ट के पास जब डिस्प्यूट आता है तो उस डिस्प्यूट में वो इंटरनेशनल लॉ को वो अप्लाई करेगा, ठीक है। और अप्लाई करते हुए तो यहाँ से लिस्ट शुरू होती है। तो जो लिस्ट में पहला है वो है क्लॉज ए, इंटरनेशनल कन्वेंशंस वेदर जनरल और पर्टिकुलर एस्टैब्लिशिंग रूल्स एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंटेस्टिंग स्टेट्स। फिर बी बोलता है इंटरनेशनल कस्टम एज एविडेंस ऑफ द जनरल प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज लॉ, जो एक्सेप्टेड एज लॉ है वो बेसिकली ओपिनियन जूरिसी है। फिर जो क्लॉज सी है वो बेसिकली है द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाय सिविलाइज्ड नेशन। और जो डी है वो आपका है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 59, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, judicial decisions and the teachings of most highly qualified publicists of various nations as subsidiary means for the determination of rule of law, ठीक है। सो अगर हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट को पढ़ें, वो ये बोलता है कि जो कोर्ट है, ठीक है, जो आईसीजे है, वो अपने को एक एडवाइस कर रहा है कि जब कोर्ट के सामने कोई डिस्प्यूट आता है बिटवीन स्टेट्स, देन जो डिसीजन होगा उस डिस्प्यूट पे वो बेसिकली प्रेमाइज किस पे रखेगा, वो उसी पे प्रेमाइज रखेगा जो कि लिस्ट ऑफ सोर्सेज है जो प्रोवाइडेड है ए टू डी, ठीक है। सो जो ए टू सी है वो बेसिकली आपका प्राइमरी सोर्सेज है और जो डी है वो आपका सेकेंडरी सोर्सेज है, और जो कि एविडेंशियरी वैल्यू रखता है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करें। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम और कुछ ऑथर्स के बारे में बात करें जो एमिनेंट है इस फील्ड में, ठीक है, उनका मानना यह है कि जो इनलिस्टमेंट है 38 क्लॉज 1 में सिर्फ उतने ही सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ नहीं है, उससे ज़्यादा भी है, क्योंकि
आपको पता होगा जैसे वर्किंग ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पार्ट नहीं है 38 क्लॉज में, ठीक है। 38 क्लॉज 1 में लिस्ट नहीं किया गया, लेकिन जो रेजोल्यूशंस होते हैं, जो सैंक्शंस लगते हैं बेसिकली, वो इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ है अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स। ओके, उसी के साथ साथ आप अगर देखें कि अगर इंटरनेशनल लॉ में बात की जाए तो वो एक तरह से कह लीजिए प्रोग्रेसिव लॉ है इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो आगे जाके क्या सोर्स एक क्रिएट खुद में हो जाए तो वो हमको अभी नहीं पता है, ठीक है। सो ये भी एक रीज़न है कि सिर्फ एग्जॉस्टिव नेचर नहीं दे सकते हैं जो 38 क्लॉज 1 के जो लिस्ट है। थर्ड है आपका जस्ट कोजन, जो कि नहीं मेंशन किया गया है 38 क्लॉज 1 में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मान लीजिए कि जो लिस्ट दी गई है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इलस्ट्रेटिव है। और हाँ, अगर आपको कंक्लूड करना है तो आप ये कह सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं 38 क्लॉज 1 से, अगर आपको सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में पता करना है, ठीक है। वो स्टार्टिंग पॉइंट है ऑन सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बट नॉट द कंक्लूडिंग पॉइंट ऑन एग्जॉस्टिव इन नेचर, ठीक है। कंक्लूडिंग पॉइंट नहीं, खत्म नहीं होता, लेकिन हाँ स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से आप। सो जो लास्ट सब टॉपिक रह गया है वो है ऑथोरेटिव ऑर्डर, जो कि हमको फॉलो करना है सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है। ये बेसिक रेस्ट्रिक्टिव है जो कि स्टैट्यूट में प्रोवाइडेड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको अगर चलना है तो यस, ये ऑब्लिगेटेड है कोर्ट के ऊपर कि हमको आर्टिकल क्लॉज ए से लेके डी को ही फॉलो करना है, ठीक है। और ए में जो है वो ओवर रूल करेगा बी सी डी को, और अकॉर्डिंगली ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और जो आर्टिकल 38 क्लॉज डी है वो बेसिकली जो कि जुडिशियल डिसीजन एंड एकेडमिक राइटिंग है, वो बेसिकली फिल करता है ग्रे एरिया, मतलब जहाँ पे गैप है, लकूनाज है, ठीक है। तो वहाँ पे वो फिल करता है, एक तरह से आपको एविडेंशियरी वैल्यू देता है रूल ऑफ लॉ के लिए, ठीक है। लेकिन अगर इसके अदरवाइज बात करें, मतलब आउट ऑफ आर्टिकल 38 क्लॉज 1, तो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ का क्या ऑथोरेटिव ऑर्डर होगा। देखिए, अगर ट्रीटी की बात करें तो ट्रीटी को ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया जाता है, उसका एक रीज़न है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जो ट्रीटी होती है वो एक बहुत ही रोबस्ट टास्क होता है, उसको जब बनाया जाता है वो एक रोबस्ट टास्क है, उसमें ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कंसेंट है स्टेट्स का, ठीक है, वो एक खुद में ह्यूज टास्क है, और साथ में जो डिस्कशंस होते हैं, जो डेलिब्रेशंस होते हैं, उसमें सालों लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि जो कोर्ट का जो कंसेंसस है एक ही मुद्दे पे, ये बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ की बात करें तो इससे ऊपर ही एक तरह से ट्रीटी को रखा जाता है, ठीक है। और अकॉर्डिंगली हम लोग शफल कर सकते हैं, शफल क्या, ये कह लीजिए जो ट्रीटी है, ट्रीटी कह लीजिए, इंटरनेशनल कन्वेंशन जो होते हैं वो बेसिकली ओवरराइड करते हैं इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ को, और जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ सिविलाइज नेशन को ओवर राइड करते हैं। अदरवाइज सारा मतलब कि आप फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। ओके, सो ये लेक्चर 6 था, पार्ट 1। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो कि लेक्चर 6 पार्ट 2 पार्ट 3 होगा, उसमें हम लोग एक एक करके सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करेंगे और केस लॉ भी देखेंगे साथ में, ठीक है। सो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, डू कमेंट और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज को। थैंक यू।